नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो उत्तराखंड में बड़ा हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि चमोली में कुदरत का कहर देखने को मिला है। ग्लेशियर टूटने की वजह से जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का बांध था वो पूरी तरह से टूट गया है। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के करीब 150 मजदूर लापता भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि नंदप्रयाग के आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। तो मतलब अब हालात जो है वो काबू में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे चीफ इन एडिटर हरिकेश जी मौजूद हैं। हरिकेश जी, कितना बड़ा ये हादसा है और अब जिस तरह से हालात काबू में आ रहे हैं तो क्या लग रहा है कब तक हालात पूरी तरह से काबू में आ जाएंगे? देखिए, जब सुबह ये खबर आई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि लगभग ये रिपीटेशन है उसी घटना का जो 2013-16 जून को हुई थी केदारनाथ के समय में। लगभग उसी तरह की बात आ रही थी। वैसे भी उत्तराखंड को हादसों का प्रदेश कहा जाता है। ये बात मानी जाती है कि वहाँ बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। और पिछले 2013 में भी और 2011 में भी एक बार बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसमें एक कोटेश्वर डैम था हुआ करता था, अभी भी है वो कोटेश्वर डैम। तो वो उस समय काफी तबाही उस पे झेलनी पड़ी थी और उसको दोबारा बनाने में काफी पैसा फिर से खर्च हुआ था। तो कोटेश्वर डैम को जब निर्माण किया गया टिहरी के बाद से, तो वो 2011 की बात थी। 2013 में जब केदारनाथ वाली घटना हुई वो बहुत बड़ी तबाही थी। सिमिलर एकदम सुबह जब घटना ये आई तो उस समय ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा उसी तरह का कोई भयावह हादसा जो है उत्तराखंड फिर से झेलेगा। ये एक डर दिमाग में आया था। और जिस तरह की विजुअल्स और सब आ रहे थे उसके नदियों के बहते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चमोली से आ रहा था ये। चमोली के ऊपर ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे। तो वहां पर रैणी एक ग्लेशियर का क्षेत्र माना जा रहा है। तो वहां पर अनुमान लगाया गया कि पहले बादल फटा है, बादल फटने के बाद उस ग्लेशियर पे भार पड़ा है और चूंकि बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हुई है तो भूस्खलन भी, एवलांच भी होने की संभावना हुई होगी, बर्फ के खसकने की भी। तो इस दरकने की वजह से वो वहां से ब्रेक हुआ होगा कोई झील या तालाब, जिसका पानी पूरी तरीके से धौलीगंगा में प्रवेश कर गया। अब चूंकि पूरे उत्तराखंड की अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो वहां पर गंगा के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी सहयोगी नदियां हैं, वो धौलीगंगा है, कहीं पर कर्णप्रयाग के आसपास गुजरती है, तो फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग है, फिर देवप्रयाग है, 5 प्रयागों का एरिया है। यहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, धौलीगंगा, ये सारी रिवर्स जो हैं अंत में आकर के गंगा का रूप धारण करती है ऋषिकेश में जाकर के। तो जब जिस समय धौलीगंगा पे ये घटना हुई है उसके बाद ये देखा गया कि उस नदी का प्रवाह किधर की ओर जा रहा है, तो फिर वो पता चला कि देवप्रयाग होते हुए, ये कर्णप्रयाग होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, जो ऋषिकेश से ऊपर तपोवन एरिया है वहां पर। सबसे बड़ा नुकसान जो हमने देखा है सोहन, वहां पर ये हुआ है कि चूंकि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं उत्तराखंड में, और पीपलकोटी भी एक पावर प्रोजेक्ट है, वहां टिहरी ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ही, वो तो बन ही चुका है, कोटेश्वर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। लेकिन ये जो तपोवन में जो बना है ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी शायद बचे ना हो, क्योंकि संडे का दिन था। बिल्कुल आप अनुमान लगाए थे कि संडे का दिन था और तो छुट्टी रही होगी, तो उस छुट्टी का भी असर जरूर पड़ा होगा, तो वहां कम मजदूर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह की तबाही दिखी है उसके हिसाब से 100, 150 या 200 आदमियों के मरने की हदात की खबर जो आ रही है वो कम ही आती जा रही है। अभी तो बात में खुलेगी बात कि कितनी तबाही हुई है पूरे रास्ते में। देखिए, दोनों नुकसानों का अलग अलग आकलन करना पड़ेगा। पहला जो 2013 का नुकसान था उसमें जानमाल की क्षति बहुत हुई थी, उसमें मकान, लोग, ये लोग बहुत तबाह हुए थे। लेकिन जो यहाँ पर नुकसान है वो है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का। अगर ये प्रोजेक्ट जो दिखा है एकदम साफ साफ विजुअल में दिख रहा है कि बनता हुआ पूरा प्रोजेक्ट ही बह गया है, तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ पैसे से नहीं, टाइम से भी हो गया रिलेटेड, क्योंकि अब वहां पर वो ठीक करके फिर से दोबारा उसी तरीके के लेवल पर प्रोजेक्ट को ले जाना होगा। प्रोजेक्ट के डिले, वो तो उसका बिल्कुल सबसे दुखद बात यही है
कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। अब उस प्रोजेक्ट जान माल की क्षति जरूर कम हुई होगी अपेक्षाकृत 2013 के, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है भाई कि आपका बिजली उत्पादन शुरू होगा, लोगों को बिजली मिलेगी, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है वो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, तो उसको कम करके तो नहीं आंक सकते हम। हाँ, ये जरूर है कि इस समय अलर्ट पे एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की 10 टीमें वहां पे लगी हुई हैं, स्टेट जो रिलीफ की टीमें होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो लगी हुई हैं, और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे अलर्ट है। इवन जैसे सेना के जवानों को भी अलर्ट किया गया है, आर्मी को भी अलर्ट किया गया है, और एविएशन को भी, एयर विंग को भी अलर्ट किया गया है। पहाड़ों पे ऑब्वियस सी बात है कि एयर अलर्ट इसलिए होना जरूरी होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर इन सबसे काम ही होता है, वहां पर ज्यादातर दुर्गम होते हैं। देखिए, कुंभ मेला का जो सारा कार्य योजना देख रहे हैं वो है दीपक रावत, जो जिलाधिकारी हैं हरिद्वार के। तो उनकी मार्फत जो बात आई है, उनके मार्फत ये बात आई है कि भाई जो पानी ऊपर से आया है, एक तो वो अब लो हो गया है, अनुमान ये लग रहा है कि वहां नीचे आते आते अलकनंदा के पास पहुंचते पहुंचते जो वाटर लेवल है वो गिर गया है, 1 मीटर से ज्यादा का वाटर लेवल नहीं है। ऊपर से जब चलता है पानी का, जब सैलाब चलता है, तो पहाड़ों में गति बहुत तेज होती है, बिल्कुल, और उसको देख के ऐसा महसूस होता है कि ये तबाही रुकेगी नहीं और बहुत दूर तक जाएगी। और वो जो पहाड़ों का ढलान होता है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी वजह होता है, क्योंकि ढलान के रास्ते होते हैं और इसी वजह से जो पानी का बहाव है वो काफी तेज होता है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बहाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि तबाही बहुत जबरदस्त है, लेकिन पानी का जो पानी की मात्रा है वो नीचे आते आते चूंकि कम हो गई और थोड़ा लेवल डाउन हो गया, और पानी को ये कोशिश किया गया है ऋषिकेश के बाद से बिजनौर की तरफ मोड़ने के लिए, हरिद्वार की तरफ डाइवर्जन उसका हटाया गया है। तो कुंभ के आसपास पास के क्षेत्रों में हम पिछली बार देखे थे 2013 में जब वो पानी वहां से गुजरा था, तो जो आपका ऋषिकेश के आसपास के जितने भी आश्रम थे वो ऑलमोस्ट डूब गए थे। आप अगर लक्ष्मण झूला और राम झूला के आसपास की बात करें तो जितने भी वहां पर आश्रम थे वो करीब करीब डूब गए थे, सारे के सारे, और बड़ी तबाही हुई थी। तो ये तबाही ऊपर भी हुई है, मकान वकान गिरे हैं और तमाम जितने भी लोग हैं उसमें फंसे होंगे और बहे होंगे, उनका रेस्क्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो नुकसान हुआ था ऊपर से, जो ऋषि गंगा डैम प्रोजेक्ट है, जो वो अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे होती है ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है आगे की व्यवस्था की बात अगर हम करें तो कुंभ पे दीपक रावत का ये कहना है कि शायद वो बचा लेंगे और पानी जो है उधर से न जाकर के बिजनौर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। तो अगर बिजनौर की ओर पानी डाइवर्ट हो जाता है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हरिद्वार के आसपास हर की पैड़ी का इलाका है वो सब सेफ रहेगा। और जितना निर्माण कार्य हुआ है कुंभ क्षेत्रों में, क्योंकि कुंभ में होता क्या है कि नदियों के आसपास के इलाके भी घेरे जाते हैं जहाँ पे लोगों के टेंट और तंबू वगैरह लगाए जाते हैं, जहाँ वो ठहरते हैं, खासकर कल्पवास वगैरह के लिए। जी, तो उन सब चीजों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर पानी का सैलाब वहां तेज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कुंभ का जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं जी उसमें खलल पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात अब ये है कि जो पानी का बहाव है वो कम हो गया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो नदी किनारे पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको तो राहत शिविरों में पहुंचाने का काम लगातार जारी है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है लोगों की वो काफी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस पूरे मामले को लेकर के अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। और जो जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर अब ट्रेंड कर रही है, तो लोगों की जिम्मेदारी कितनी अहम हो जाती है इसमें, क्योंकि लोग जब अफवाह फैलाते हैं तो फिर भगदड़ जैसा माहौल भी बन जाता है। नहीं, बिल्कुल ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब पानी का सैलाब आप देखे हैं विजुअल में, तो उस समय जो प्लेन्स में रहते हैं लोग, उनको अंदाजा नहीं लगता है कि ये किस तरह का बहाव है। और वो हम जानते हैं कि जब एवलांच भी होता है या पानी का बहाव जब पहाड़ों से नीचे की ओर चलता है तो बहुत तीव्र गति से होता है। तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं से इसको फैला देते हैं कि ये बहुत भयंकर है और तबाही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको ऊपर से या प्रशासनिक तौर से जो खबरें आ रही हैं उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जब तक ऑथेंटिक खबर ना आए तब तक आप दिमाग में इस तरह का प्रेशर ना ले कि कोई वो है। हाँ, ऑथेंटिसिटी ये है भाई कि ऊपर से जितना भी प्रशासनिक हल्का है वो इस समय मीटिंग में है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन रास्तों पे जो भी लोग हैं, चमोली के हों, चाहे वो हरिद्वार के हों या फिर टिहरी के हों, जिन क्षेत्रों में भी जिलाधिकारी तैनात हैं, जिन क्षेत्रों में भी सारी टीम तैनात है, वो मीटिंग कर रही है। खुद चीफ मिनिस्टर भी इस समय चल दिए हैं
टीवी से ऊपर की रवाना हो गए हैं, वो चमोली की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था वहां पे ठीक ठाक दिख रही है जो संभाल ली जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बारिश इस समय नहीं हो रही है और ना ही इस समय बर्फबारी हो रही है। अभी तो 4 दिन पहले ही बर्फबारी हो रही थी, तो अब इस समय बर्फबारी भी नहीं है और पानी भी नहीं बरस रहा है, तो इसमें थोड़ी व्यवस्था सुधारी जा सकती है और जल्दी उसको रेस्क्यू करके हम बाहर आ सकते हैं। कहीं ये जो जिस तरह की घटना सामने आई, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सबक भी होती है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी होती है या फिर बरसात होती है तो फिर आगे भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक सबक के तौर पर लेना चाहिए, ताकि आगे जब कभी भी इस तरह के मामले सामने आए तो उस दौरान हमारा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे, हमारी टीमें जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहें, ताकि इस तरह की घटनाएं टाली जा सकें। क्योंकि अब आपदा का आपको पहले से पता तो नहीं चल सकता है, आपदा जो है वो प्राकृतिक घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां बनती हैं उन जिम्मेदारियों को अगर पहले से दुरुस्त किया जाए तो कहीं ना कहीं जो जान माल का नुकसान है वो कम हो सकता है। और अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं तो अक्सर होती ही रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आपदा आती है तो उस समय आपको नहीं पता चलता कि किस तरह की आएगी, किस लेवल की आएगी। कभी भी जब भी आप देखे होंगे, जब भूकंप आए तब भी, चाहे वो लातूर का भूकंप रहा हो, चाहे भुज का भूकंप रहा हो या बाढ़ का प्रकोप रहा हो, तो जब ये आती है समस्याएं तो इस पर क्या होता है कि सिर्फ आप इसकी रेमेडी तैयार कर सकते हैं, इनसे बच आप नहीं सकते हैं। जब ये आती है तो फिर वो अपने हिसाब से आती है। तो प्राकृतिक आपदा आने के बाद आप किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले कई सालों से हमने इन चीजों पर काबू पाया है और हम ये देखे हैं कि बहुत जल्दी इनसे रेस्क्यू करके हम रिटर्न हो लेते हैं। और होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बाढ़ आई है, बाढ़ में जो जानमाल का नुकसान हो गया उस नुकसान की भरपाई तो समय के साथ ही होगी, और जिन परिवारों का नुकसान हो गया उन परिवारों की भी भरपाई समय के साथ होगी। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसको, जो फिजिकल नुकसान हुआ है, जैसे आपका डैमेज हो गया है कि आपका डैम खत्म हो गया, अब इस डैम से आप कितनी तेजी से रेस्क्यू करके वापस आते हैं और रिटर्न होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए एनडीआरएफ टीमें, एसडीआरएफ टीमें ये सब बनती हैं जो रिलीफ पहुंचाने के लिए पहुंचती हैं। साथ में सेना की सहायता ली जाती है, जिस तरह की भयावता होती है उसके अकॉर्डिंग सेना की भी सहायता ली जाती है। तो दोनों सेनाएं भी आपकी अलर्ट हैं, चाहे वो वायुसेना हो चाहे वो आर्मी हो, और दूसरी तरफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों टीमें सतर्क है। एसडीआरएफ की टीमें लग भी गई हैं, चीफ मिनिस्टर पहुंच भी गए हैं, तो ये सारी चीजें अब संभाल ली जा सकती हैं। सुबह जिस तरह की खबर थी उसके हिसाब से लगता है कि तो अब जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या लग रहा है कब तक जो है हालात सुधर सकते हैं और कितनी अनुमान आप लगा रहे हैं? आप एक आशंका मैं आप चाहूंगा कि आप जताएं कि क्या लग रहा है, कितना जानमाल का नुकसान की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि जिस तरह से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की हम लगातार बात करें तो वहां के भी 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नदी के किनारे लोग रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं, आधिकारिक खबर तो अभी कोई 100 से 150 लोगों की आई है, लेकिन जब इस पे हम पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा करने जाएंगे ना तब ये पता चलेगा। क्योंकि देवप्रयाग और कर्णप्रयाग मंदिरों के एरिया हैं और वो दो नदियों के बीच से मिलते हैं, कहीं अलकनंदा मिलती है, कहीं धौलीगंगा मिलती है, कहीं पर भागीरथी मिलती है। तो इन नदियों से जो तबाही हुई है और जो बहुत नजदीक घाटों के तौर से, देखिए संगम पे बहुत सारे लोग, और ये चूंकि माह भी ऐसा ही चल रहा है, जो आपका माघ का महीना होता है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि इस समय बड़ी होली रिचुअल, गंगा स्नान को पवित्र माना जाता है, बिल्कुल बहुत पवित्र माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय तमाम गंगा नदियों के किनारे और संगम के किनारे जो है लोग मौजूद होते हैं। तो अभी ये देखना होगा कि उन मंदिरों पर और वो जो कॉर्नर्स बने रहते हैं, आप अगर विजुअल देखे हो ध्यान से तो दो रिवर जहां भी मिल रही है, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग, इन तीनों जगहों पर एक अच्छे खासे मंदिर का जमावड़ा रहता है। बिल्कुल। तो वहां क्या नुकसान हुआ और पानी का जिस तरह का सैलाब ऊपर से उतरा है वो निश्चित तौर पे वहां नुकसान पहुंचाया होगा। और सिर्फ ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में जो मजदूर बने हैं सिर्फ वही नहीं होंगे, रास्ते में और भी बहुत सारे घर जो बन गए हैं, लोग बना लेते हैं किनारों पर। ये बार बार कहा जाता है कि नदी के बहुत नजदीक जाके घर मत बनाइए। नदी का क्या है कि जब भी पानी आएगा, जब भी सैलाब आएगा, वो अगल बगल बाढ़ तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और क्योंकि अभी भी खबरें जिस तरह की सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उन मकानों में लोग भी रहते होंगे, उनके जानमाल का भी नुकसान हुआ होगा। देखिए बिल्कुल दिखा है, बिल्कुल वही रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, रास्ते में आने वाले बहुत सारे घर मकान टूटे हैं। और ये आपको याद होगा 2013 वाली घटना में भी बहुत सारे मकान जो है टूट करके गिर गए थे। बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्यटक ही मर रहे हैं या जो सैलानी गए हैं या घूमने गए हैं वही लोग वहां फंसे हैं, वो लोग भी फंसेंगे जो उन किनारों पर रह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ। तो ये 2-4 दिन लगेगा, अभी हफ्ते भर का टाइम आप दीजिए सरकार को, तब उसके बाद ये सब चीजें मेंशन होंगी, खबर भी आएंगी, रिपोर्ट्स भी आएंगी, लोग जाएंगे भी वहां पर चेक करने, तमाम मीडिया के लोग भी जाएंगे, तो ये देखने जाएंगे ही।
तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है पोजीशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश जी, तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए और तमाम जानकारियों को जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस ग्लेशियर टूटने की वजह से जो नदी है उसका पानी का स्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए थे। लेकिन अच्छी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब नंदप्रयाग के आगे नदी का बहाव जो है वो पहले से कम हो गया है, यानी कि अब हालात जो है वो काबू में आ रहे हैं। पूरी तरह से कब तक काबू में आते हैं ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ एबी स्टार न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप लोगों से अपील करता है कि सोशल मीडिया पर इस खबर से जुड़ी हुई किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने से बचें। जब तक आप किसी भी जानकारी को पूरी तरह से पुख्ता ना कर लें, तब तक कोई भी ऐसी जानकारी शेयर ना करें जिसकी वजह से माहौल बिगड़े। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।